मिर्जा आदमपुर निवासी बजरंगी को राजस्व अभिलेख में मृत दिखाकर भतीजों के नाम वरासत कर दी गई। दोस्तों आदाब, मैं हूं मकसूद अहमद। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सेंटर। आप देखेंगे आजमगढ़ जिले की प्रमुख खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्व कर्मियों की मनमानी से आए दिन जीवित लोगों को राजस्व अभिलेखों में मृत दिखाकर वरासत कर दी जा रही है। लालगंज तहसील क्षेत्र के मिर्जा आदमपुर गांव निवासी बजरंगी पुत्र खरपत्तू ने बुधवार को एसडीएम सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी को आवेदन देकर बताया है कि आवश्यक कार्य के लिए खतौनी की नकल लेने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि हल्का लेखपाल हमारे भतीजे की साजिश में आकर राजस्व अभिलेख में मुझे मृत दिखाकर भतीजों के नाम वरासत कर दिए हैं, जबकि मैं जिंदा हूँ। मेरे पास एक पुत्र भी है। उप जिलाधिकारी ने तहसीलदार को प्रकरण की जांच करके आख्या देने हेतु आदेश किया है। तहसील में आए दिन राजस्व अभिलेख में लोगों को मृत दिखाकर मनमानी लोगों के नाम वरासत करने की शिकायत प्राप्त हो रही है। उसके बाद भी राजस्व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई न होना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। तरवा के राजकीय बीज भंडार पर पराली अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पूसा डीकम्पोजर। आज बुधवार को विकासखंड तरवा के राजकीय बीज भंडार पर पराली अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि विभाग द्वारा पूसा डीकम्पोजर उपलब्ध कराई गई तथा पराली जलाने से होने वाली हानियों के बारे में अवगत कराया गया। बीज गोदाम तरवा के प्रभारी बलराम सिंह यादव ने बताया कि गोदाम पर पूसा डीकम्पोजर निःशुल्क उपलब्ध है। कृषि विभाग सहायक विकास अधिकारी ने कृषकों से पराली न जलाने का अनुरोध किया और पराली जलाने पर अर्थदंड लगाए जाने के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में कृषि विभाग के बलराम यादव, रमेश यादव, अंगद यादव, कमलेश बांके, ब्रिजेश, आनंद कुमार, आनंद प्रकाश इत्यादि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं बलराम सिंह यादव, प्राविधिक सहायक एवं सहायक कृषि निरीक्षक। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि किसी भी स्थिति में फसल अवशेष को न जलाएं। आप इन सभी फसल अवशेषों का इन सीटू प्रबंध करें या गौशालाओं को दान करें या फिर आप इनका कंपोस्ट बना करके अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। खरीफ की फसल कट रही है और रबी की बुआई बहुत ही तेज़ी से चल रही है। इस दरमियान समय के अभाव में एवं जानकारी के अभाव में किसान भाई फसल अवशेषों को जला देते हैं और मुझे यह अनुमान है कि इनको इससे होने वाले नुकसान के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है, इसलिए ये ऐसा करते हैं। नवंबर दिसंबर के महीने में जब फसल अवशेष जलाई जाती है तो इससे उठने वाला धुआं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गंभीर खतरनाक गैसें उपस्थित होती हैं, ये वायुमंडल में कोहरे के साथ मिलकर के स्मॉग बना लेता है, जो जमीन से 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक एक मोटी परत बना लेता है, जो बहुत ही सघन होती है। इसके कारण देखना मुश्किल हो जाता है और सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, देखने में कमी होती है। साथ ही इसके परिणाम और भी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, जैसा कि इसी स्मॉग के कारण ब्रिटेन में एक दुर्घटना हुई जिसको हम ग्रेट स्मॉग ऑफ 1952 के नाम से जानते हैं। इसमें लंदन शहर में स्मॉग के कारण लगभग 12,000 लोग मारे गए और 1 लाख लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। अगर इस प्रकार की दुर्घटना हिंदुस्तान जैसे सघन देश में होती तो ये संख्या करोड़ों में पहुंच सकती थी। साथ ही पराली जलाने से मृदा कठोर हो जाती है और वो खेती के योग्य धीरे धीरे नहीं रह जाती। इससे यह निश्चित हो जाता है कि पराली न सिर्फ वायुमंडल को बल्कि हमारे जमीन को भी काफ़ी हानि पहुंचाती है। भारत में पराली अवशेष जलाने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा सैटेलाइट द्वारा खेतों का निरीक्षण किया जा रहा है और जिन भी कृषकों के खेतों में पराली अवशेष जलाने की दुर्घटना की जा रही है, घटना पाई जा रही है, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अर्थदंड लगाए जा रहे हैं एवं उनकी पीएम किसान सम्मान निधि रोकने के लिए अनुशंसा भी की जा सकती है। अतः किसान भाइयों से
निवेदन है कि किसी भी परिस्थिति में न फसल अवशेष जलाएं और ना ही किसी को जलाने दें। आप उत्तर प्रदेश में अपने विकास खंड के कृषि बीज भंडार पर जा कर के पूसा डिकम्पोजर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं एवं उसका प्रयोग करके अपने खेतों में पराली का प्रबंध करें और अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बनाएं। उच्च प्राथमिक विद्यालय देवगांव प्रथम में तहसील स्तरीय दिव्यांगता रैली तथा अन्य खेलों का किया गया आयोजन। आज बुधवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय देवगांव प्रथम पर तहसील स्तरीय दिव्यांगता रैली तथा अन्य खेलों का आयोजन किया गया। इसका कोतवाल देवगांव गजानंद चौबे ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक श्याम कन्हैया, राज बहादुर विश्वकर्मा, आशीष श्रीवास्तव, दयाशंकर, प्रीति, दुर्गावती प्रजापति, संगीता देवी, संगीता यादव, स्पेशल एजुकेटर और तरवा, पलना तथा ठेकमा के एजुकेटर उपस्थित रहे। इस मौके पर छू कर पहचानने, कुर्सी दौड़, रस्साकशी, गायन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बरसेरवा की नीलम सुंदरम ने छू कर पहचानने की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, सुलेख में खुशबू चौहान रेतमा चंद्रभानपुर प्रथम, वृद्धि कंजही द्वितीय स्थान पर रहीं, देवगांव प्रथम की मिसबा तीसरी स्थान पर रहीं। कला में सिंपल सुहाना शिवम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में काजल, अनिव्या और सुंदरी उच्च प्राथमिक स्कूल देवगांव प्रथम ने पहला स्थान प्राप्त किया। गायन में उच्च प्राथमिक स्कूल रसूलपुर की रागिनी, देवगांव की संजना ने पहला स्थान प्राप्त किया। रस्साकशी में करण, अर्जुन, प्रीति प्राथमिक विद्यालय उसरौली और खुशबू चौहान तथा नीलेश चौहान ने प्रतियोगिता जीती। कुर्सी दौड़ में मिसबाह, शिवा, सृष्टि, नीलेश चौहान और गौरी, कोहिनूर, अंशिका प्राथमिक विद्यालय उसरौली आदि ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। हर घर जल योजना के अंतर्गत कार्मिक कुशल मानव संसाधन हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लालगंज में हुआ आरंभ। लालगंज विकासखंड प्रांगण में ब्लॉक स्तरीय जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर जल योजना के अंतर्गत कार्मिक कुशल मानव संसाधन हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज आरंभ हुआ। इस शिविर के माध्यम से राजमिस्त्री प्रत्येक ग्राम सभा से 3 व्यक्ति प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित हुए। विकासखंड के 92 ग्राम सभाओं के प्रत्येक ग्राम सभा के 3-3 राजमिस्त्री 23 नवंबर और 24 नवंबर को प्रशिक्षण शिविर में सहभागिता करेंगे। प्रशिक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को शुद्ध जल पीने के लिए पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। उसके लिए तकनीकी टीम ग्राम स्तर पर तैयार की जा रही है। 12 दिन प्रशिक्षण चलना है। प्रथम 2 दिन राजमिस्त्री के प्रशिक्षण के लिए आरक्षित हैं। उसमें विकास खंड के समस्त गांव के 3 राजमिस्त्री प्रशिक्षित होंगे। जो भी ग्रामीण स्तर पर शौचालय तथा अन्य काम जैसे पंचायत भवन या सरकार के धन से जो भी निर्माण कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे, उसमें प्रशिक्षित राजमिस्त्री को वरीयता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार का मिशन जल जीवन मिशन को सफल करना ही हम लोगों का मुख्य लक्ष्य है। इस मौके पर पंचायती राज विभाग आजमगढ़ के अमित कुमार प्रशिक्षण में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि सरकार का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करना हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है। प्रशिक्षण लेने के उपरांत सभी प्रशिक्षण लेने वालों को नाश्ता कराया गया तथा उनको जल जीवन मिशन की एक बैग, टी-शर्ट और संबंधित सामान उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम है, ये राजमिस्त्री का 2 दिन का कार्यक्रम है। बाकी अलग अलग ट्रेड का है, प्लम्बर का है, इलेक्ट्रिशियन का है, पंप ऑपरेटर है। ये सब बाकी लोगों को 2 दिन का होता है। कितने दिन चलेगा कार्यक्रम? ये 12 दिन चलेगा। आपका कितना? 12 दिन चलेगा। 12 दिन लगातार जी। राजमिस्त्री में हर ग्राम से 3 लोग का होगा। बाकी और जितने भी ट्रेड के हैं उनका 2-2 लोग का होगा। आपका हर ग्राम पंचायत से 2-2 लोग का होगा। आज पुलिस झंडा दिवस है। आज ही के दिन यूपी पुलिस का झंडा मिला था। पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने आज झंडारोहण किया और उन्होंने झंडा दिवस का महत्व बताया। आज 23 नवंबर 2022 को झंडा दिवस के मौके पर पुलिस लाइन आजमगढ़ के क्वार्टर गार्ड में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा झंडारोहण कर अपनी वर्दी पर झंडे का स्टिकर लगाया गया। वहीं पुलिसकर्मियों को झंडा दिवस और उसके महत्व के बारे में उन्होंने अवगत कराया। आजमगढ़ पुलिस लाइन में झंडारोहण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि झंडे का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
23 नवंबर का दिन पुलिस के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी पुलिस को झंडा प्रदान किया था। 23 नवंबर 1952 के बाद प्रतिवर्ष सैनिक कल्याण के लिए झंडे के स्टिकर जारी किए जाते हैं। पुलिस झंडा दिवस यानी प्रतिवर्ष 23 नवंबर को पुलिस मुख्यालयों और कार्यालयों, पीएसी वाहिनियों, क्वार्टर गार्ड, थानों, भवनों और कैंपों पर पुलिस ध्वज फहराए जाते हैं। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पुलिस ध्वज का प्रतीक वर्दी की बाईं जेब के ऊपर लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि यह सिलसिला 23 नवंबर 1952 से लगातार जारी है। इस मौके पर लाइन के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर झंडारोहण किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रूसिया और सभी राजपत्रित अधिकारी गण सहित पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। ध्वज ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक गौरवमयी पहचान दी है। पुलिस विभाग के प्रति निष्ठावान हमारे वीर साथियों की धर्मनिष्ठ जनसेवा, कर्तव्य परायणता, पराक्रम, शौर्य और आत्म बलिदान की अनगिनत गाथाओं के बाद पुलिस ध्वज प्राप्ति की इस गौरवमयी उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त हो सका। पुलिस ध्वज के फहराने और उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते समय हमें आत्माभिमान की अनुभूति होती है और हम सभी में कर्तव्य निष्ठा की नई ऊर्जा संचारित होती है, जो हमें नए जोश और उत्साह के साथ कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करती है। इतिहास गवाह है कि ध्वज पताका की प्रेरणा से धर्म की अधर्म पर विजय अविस्मरणीय रही है। फरिया चौक पर कंटेनर और ट्रेलर की टक्कर में बाल बाल बची चालक की जान। दूध और मक्खन सड़क पर बिखरा। आज बुधवार को भोर में 3 बजे के करीब वाराणसी से टांडा जा रहे अमूल दूध तथा मक्खन भरे कंटेनर को फरिया चौक पर सरायमीर की तरफ से गिट्टी लाद कर आ रहे एक ट्रेलर ने टक्कर मार दिया। टक्कर के बाद कंटेनर पलट गया। कंटेनर में भरा दूध और मक्खन सड़क पर बिखर गया। घटना में कंटेनर चालक राजू सरोज तो मामूली रूप से घायल हुआ, लेकिन दूध और मक्खन सड़क पर बिखर गया। मौका देखते ही ट्रेलर चालक वहां से फरार हो गया। कंटेनर चालक को पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। कंटेनर चालक ने बताया कि मेरे कंटेनर में ट्रेलर ने पिछले हिस्से में टकराने के कारण कंटेनर पलटा है। सुबह के समय दोनों वाहन रोड पर होने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद अमूल दूध लदे कंटेनर को खाली कराकर मार्ग को खाली कराया।